रॉकेट बॉयज लास्ट एपिसोड 8 की शुरुआत होती है 24 अक्टूबर 1962 पे, जहां पर होमी प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर मौजूद रहते हैं और वो एक कर्मचारी द्वारा बुला लिए जाते हैं। जहां पर दफ्तर में हम लाल बहादुर शास्त्री, उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर कृष्णन और प्रधानमंत्री नेहरू को देखते हैं। चाइना की तरफ से प्रधानमंत्री को एक पत्र आया था जिसमें उन्हें बताया गया था कि हम पॉइंट 3 सीज फायर समझौता करना चाहते हैं, जिसके तहत आपको अपने जितने भी आर्मी के जवान हैं उन्हें एलओसी से पीछे हटाना होगा। और प्रधानमंत्री नेहरू इसके पक्ष में नहीं रहते बल्कि लाल बहादुर शास्त्री इसके पक्ष में रहते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू कहते हैं कि हम अपने जवानों को अगर पीछे हटा लेंगे तो हमें इस जंग में हारा हुआ माना जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। जिसमें होमी कहता है कि इसीलिए हम एक एटॉमिक बम बनाना चाहते हैं और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। तो वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर कृष्णन उनकी बात को रोकते हुए कहते हैं कि यहाँ बहुत से क्वालिफाइड लोग हैं और मैं इस देश का रक्षा मंत्री होने के नाते तुम्हें ऐसा करने से मना करता हूँ। जिस पर होमी कहते हैं कि मैं भी एक वेल क्वालिफाइड हूँ और मैं भी परमाणु का चीफ ऐसे ही नहीं बना। जिस पर पंडित नेहरू उनकी बात को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर जाओ। और उसके बाद पंडित नेहरू डिफेंस मिनिस्टर के आगे कहते हैं कि मैं इस पैक्ट के खिलाफ हूँ और मैं इस समझौते को नहीं मानता। जिसके बाद होमी और पंडित नेहरू के बीच में बातचीत होने लगती है और होमी पंडित नेहरू को कन्विंस करता है कि हमें परमाणु बम बनाना चाहिए, लेकिन पंडित नेहरू उनकी बात को नहीं मानते हैं। इंदिरा गांधी वहां पहुंच जाती हैं, जो होमी से उनका हालचाल पूछती हैं और सेम टू सेम वो भी होमी को सपोर्ट करती है और वो चाहती हैं कि परमाणु बम देश के लिए बनाया जाए। लेकिन पंडित नेहरू उनकी भी बात को नहीं मानते और कहते हैं कि हम अगर सबसे आंखों से आंखें मिलाने लगे तो इस तरह सारा देश चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो एटॉमिक बम बनाना चाहते हैं तो हम अगर बनाएंगे तो हमारे और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। जिसके बाद वहाँ पर होमी कहते हैं कि सर, एक बार चाइना अगर एटॉमिक बम बना दिया तो वो हम पर दबाव डाल सकता है। मैं एक इम्पैक्ट आपके पास ले करके आया हूँ और इस फाइल को आप ज़रूर पढ़िएगा। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का अगर सर झुकेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वहाँ से होमी चले जाते हैं और इधर हम देखते हैं रज़ा को, जिनके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा रहता है कि होमी रसिया के लेनिन्सगार्ड एयरपोर्ट में 5 घंटे बाद पहुंचने वाले हैं। और 30 अक्टूबर सन 1962 का दिन आता है जहां पर रशिया के लेनिन्सग्राड एयरपोर्ट में होमी भाभा पहुंच जाते हैं वहां एक न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट से मिलने, जिसकी खबर अमेरिका में बैठे डॉक्टर क्रो को उनके एजेंटों द्वारा पता चल जाती है। वो अपने एजेंट से पूछते हैं कि ये होमी रसिया में क्या कर रहा है, तो उसके एजेंट बताते हैं कि ये एक फॉर्मल मीटिंग के लिए गया था। जिस पर वहाँ पर खड़ी पास की एजेंट उनसे कहती है कि सर, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई कैपेबिलिटी है एक एटॉमिक बम बनाने की। जिस पर उनकी बात को डॉक्टर को रोकते हैं और कहते हैं कि हमें भी विश्व युद्ध के दौरान ऐसे अंदाज़ा नहीं था कि अमेरिका सबसे पहले परमाणु बम बना लेगा, लेकिन अमेरिका ने बनाया। तुम किसी की काबिलियत पर ऐसे ही उंगली नहीं उठा सकती हो। तुम अपने लोगों के साथ मिलकर के होमी पर नज़र रखो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन होमी का आता है जहाँ पर होमी के पास पंडित नेहरू मौजूद रहते हैं और पंडित नेहरू उसे तंज कसते हैं कि तुम्हें रसिया में ठंडी तो नहीं लगी, तुम अपने एक परमाणु वैज्ञानिक दोस्त से मिलने गए थे। जिस पर होमी उनसे कहता है कि सर, हम लोग वॉर पे हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अमेरिका और रसिया एक दूसरे से इसलिए समझौता किए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम दोनों के पास सेम टू सेम मिसाइल है और उनसे दोनों का घाटा हो सकता है। अगर चाइना के तरह हम भी परमाणु बम बना लें तो चाइना और हमारे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा और वो फिर युद्ध रोक देंगे। लेकिन पंडित नेहरू कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम सब काम खुद के पर्सनल के इश्यूज़ के लिए करते हो। जिस पर होमी नाराज़ हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सर, पर्सनल इश्यूज़ किन बात के बारे में आप बात कर रहे हैं? अगर पर्सनल इश्यूज़ का सवाल होता तो क्या मैं इस एटम बम को बना करके अपनी बाउंड्री में रखूँगा? नहीं, मैं इस देश के लिए, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं इस देश को बचाना चाहता हूँ। जिस पर पंडित नेहरू कहते हैं कि तुम सारे काम खुद के लिए कर रहे हो, बल्कि हमारे लिए नहीं कर रहे हो। और वहाँ से नाराज़ होकर पंडित नेहरू चले जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन आता है रियल फुटेज का, जहाँ पर पंडित नेहरू को विश्व हुए युद्ध में हार के कारण लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा था और लोग उनके रिज़ाइन की मांग कर रहे थे। ये खबर विक्रम साराभाई के साथ सभी लोग सुनते हैं, जहां पर विक्रम साराभाई और उनकी पत्नी मृणालिनी बैठे रहते हैं। विक्रम अपनी पत्नी को बताते हैं कि आज मैं फिर से होमी के पास गया था और हमारे और उसके बीच में फिर से लड़ाई हुई, क्योंकि वो परमाणु बनाने के पक्ष में है और मैं नहीं हूँ। जिस पर मृणालिनी उसे समझाती है कि जीवन में ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें हम जैसा सोचते हैं वैसा काम नहीं हो पाता है। शायद वो उस देश के भविष्य को सुधारना चाहता हो, वो डिफेंस को बनाना चाहता हो मजबूत, इसलिए वो ऐसा कदम कर रहा है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए।
जिसके बाद हम होमी को देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू होमी को एटम बम बना कह देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने साथ विश्वास पात्र लोगों को ही रखना, जिस पर होमी कहता है कि मैं डॉक्टर माथुर और उनके साथ रज़ा को इस चीज़ में शामिल करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि तुम रज़ा को क्यों शामिल करना चाहते हो, तो वो कहता है कि सर मैं उसके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करता हूं, देश की बात आएगी तो वो पीछे नहीं हटेगा। जिसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू से कह देते हैं ठीक है तुम अपने टीम के साथ इस काम पे लग जाओ। जहां पर हम देखते हैं माथुर को, जो माथुर से होमी बताता है कि हम रज़ा को भी इसमें शामिल करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरी जान को इस खतरा हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि सक्सेसर के रूप में यहाँ पर रज़ा मौजूद रहे, क्योंकि वो सबसे माइंडफुल व्यक्ति है। लेकिन माथुर उसके ऐसे कार्य के पक्ष में नहीं है और वो उसे कहता है कि तुम्हें अपना दारू का नशा कम करना चाहिए, शायद तुम्हें चढ़ जाने की वजह से तुम ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन होमी कहता है कि मैं सीरियस हूँ और तुम्हें इस बात को मजाक नहीं समझना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन आता है थुम्बा का, जो कि त्रिवेंद्रम के पास है। यहाँ पर एक नया रॉकेट लॉन्च होने वाला है विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ से, जहाँ पर प्रेस एपीजे अब्दुल कलाम से पूछती है कि ये सारा श्रेय किसको जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम कहता है कि ये सारा श्रेय टीम को और साथ ही साथ विक्रम भाई को जाता है, क्योंकि उनके बिना हम ये काम को नहीं कर पाते हैं। और सब लोग विक्रम के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर विक्रम एक बुलक कार्ट में बैठे हुए दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर सब शॉक्ड रहते हैं। जहाँ पर एक अमेरिका कार पत्रकार उनकी बुराई करता है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि आज शाम को 6 बजे तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। जिसके बाद सभी लोग बड़े उत्साह में रहते हैं, क्योंकि रॉकेट लॉन्च होने ही वाला था। जिसके बाद वो रॉकेट टेस्ट करते हैं तो वो मिसाइल पूरी तरह से खड़ी नहीं हो पाती और नीचे गिर जाती है। उसके इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्रेन से फ्यूल बाहर निकल रहा था, जिसके वजह से वो सीधा खड़ी नहीं हो सकती थी और साथ ही साथ रिमोट सेंसर्स काम भी नहीं करते थे। जिसके बाद उन सभी डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वहाँ पर विक्रम साराभाई सारा का सारा दारोमदार अपने सर पे लेने कहते हैं और कहते हैं कि मैं इस मिशन को बंद करने वाला हूँ। वो जैसे ही रिपोर्टर्स के सामने ये सब चीज़ों की बात करने जाते हैं, तभी उन्हें बीच में होमी रोक देता है और कहता है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, 6:25 पे जो हम लोगों ने 6 बजे लॉन्च करने की तैयारी कहा था, अब वो 6:25 पे होगा। जिसके बाद वो होमी विक्रम को समझाता है कि तुम इस चीज़ के बारे में मत सोचो कि क्या गड़बड़ी होने वाली है, उसके उपाय के बारे में सोचो। जहाँ पर विक्रम साराभाई का दिमाग फिर से एक बार वर्क करता है और वो अपनी सारी टीम को कहता है कि हम रॉकेट को मैन्युअली उठा करके फिर उसे लॉन्च करेंगे। जिसके बाद ऐसा ही होता है, सब कोई रस्सी की सहायता से रॉकेट को मैन्युअली उठाते हैं। जिसके बाद वो सभी रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं और रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है, जिसे देख करके सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। और इसके बाद हमें रियल फुटेज देखने को मिलती है जब रॉकेट लॉन्च हुआ था। जिसके बाद वो अपनी टीम को बधाई देता है। विक्रम साराभाई की पत्नी और उनकी बेटी इस चीज़ को सुनकर के काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद विक्रम साराभाई से होमी मिलता है और वो कहता है कि मैं जिस चीज़ के लिए आया था तुम्हें बात पता ही होगी, मैं एटॉमिक बम बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें भी सबसे ट्रस्टेबल व्यक्ति मानता हूँ। जिस पर वो उसकी बात करने में राजी हो जाता है, कहता है कि तुम जो एटम बम बनाना चाहते हो मैं भी उसके समर्थन में हूँ। जिसके बाद क्रो अपने साथी सदस्य को बताता है कि भारत में जल्द ही होमी एटॉमिक बम बनाने वाला है, तो वह उसे कहता है कि टेक हिम आउट, मतलब होमी को तुम बाहर हटाओ इस चीज़ से। जिसके बाद वो अपने एक एजेंट को, जो कि इंडिया में प्रसेनजीत नाम का पत्रकार है, वो एजेंट को फ़ोन करता है और कहता है कि इस प्लान को एक्सिक्यूट यानी ख़त्म कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं होमी भाभा को, जो कि अपने घर में जाते रहते हैं, तभी उनको अपने घर की लाइट्स जलती हुई मिलती है और वो अंदर देखते हैं तो वहाँ पर मौजूद रहता है रज़ा। और इधर हम देखते हैं उस बंगाली पत्रकार प्रसेनजीत को, जहाँ पर वो होमी के दफ्तर में, जो कि आईईसी का दफ्तर था, वहाँ जब पहुँचता है तो वहाँ पर वो पाता है डॉक्टर माथुर का। डॉक्टर माथुर जो थे वो एक गद्दार थे, ट्रेटर थे। वो सारे के सारे प्लान्स उसे बता देते हैं और साथ ही साथ नेहरू जो अटेस्टेड कॉपी थी परमाणु बनाने की, वो अटेस्टेड कॉपी वो उसके हाथ में दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं रज़ा को, जो कि होमी से बताते हैं कि तुम्हारे जान को खतरा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ लोग आए थे जो कि बात कर रहे थे तुम्हारे बारे में और कह रहे थे कि जितने तुम दुश्मन हो मेरे, वैसे वो भी तुम्हारे दुश्मन हैं और हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए कह रहे थे। जिसके बाद पत्रकार के पास, जहाँ पर बंगाली पत्रकार उससे पूछता है कि तुमने धोखा क्यों दिया, जिस पर माथुर कहता है कि मैं इतने साल से 20 साल मैंने आईईसी को दिया, लेकिन जब मुझे उत्तराधिकारी बनाने की बात आई तो होमी ने
मुझे ना चुन करके उस रज़ा को चुना। मैं 20 साल उसके लिए काम करा, लेकिन वो मेरी कोई अहमियत नहीं रखता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम उसका काम तमाम करो और 2 साल के भीतर मैं उसके जगह पर काम करूँ। इधर होमी उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनता है, जहाँ पर रज़ा बताता है कि तुम जिस रसियन स्पेशलिस्ट से मिलने गए थे, जो न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट था, उसे मार दिया गया है जान से। और फिर उसके बाद उसकी बात को सुन करके होमी तेजी तेजी हंसने लगता है, जिस पर रज़ा कहता है कि मैं तुमसे सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तो होमी उसे कहता है कि हम साइंटिस्ट हैं और हम जानते हैं कि हमारे जान को खतरा है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी भी जान जा सकती है और तुम्हें भी नहीं पता होगा, तुम्हारी भी जान जा सकती है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। लेकिन हम अपने काम से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि अगर हम अपने जान को पहले देखेंगे तो देश को क्या देखेंगे। जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर माथुर रहता है, वो होमी की बुराई ही करता रहता है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है होमी का, जहाँ पर होमी पत्र में संदेश लिखता रहता है विक्रम साराभाई को, जहाँ पर वो पत्र में लिखता है कि देश में जो युद्ध हुआ वो अभी ख़त्म तुम्हें लग रहा है हो गया होगा, लेकिन अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। हम सभी ने बहुत सी चीज़ें खोई है, किसी ने बहुत सी ज़्यादा चीज़ें खो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। हमें एक नए कल की शुरुआत करनी है और इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्योंकि तुम जब भी मेरे नज़दीक होते हो तो मुझे एक आशा मिलती है। और इधर हम विक्रम की पत्नी को भी डांस परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं, और साथ ही साथ विक्रम को बहुत लंबा लेटर लिख रहे हैं होमी। और यहाँ पर हम विक्रम को अपने रॉकेट के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। इसके बाद एक रियल फुटेज आती है, जो कि इंडिया के होमी भाभा और उनके साथ विक्रम की थी, जहाँ पर वो एक दूसरे को सुझाव देते रहते हैं। और इसके बाद ही यहाँ पर एक लेटर आता है, जिसमें लिखा रहता है कि 21 नवंबर 1963 को इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था, लेकिन उस लॉन्च में कुछ दिक्कत होने की वजह से उसके हाइड्रोलिक सिस्टम में एक लीक हो गया था, जिसके वजह से क्रेन उसे उठा नहीं पा रहा था। और साथ ही साथ रिमोट सेंसर से भी काम नहीं कर रहे थे, जिसके बाद सभी लोगों ने मिल करके उस रॉकेट को मैन्युअली उठाया था। इसके बाद वो रियल फुटेज देखने को मिलती है, जब जो रॉकेट है वो लॉन्च हुआ था। और इसके बाद हमें लास्ट का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर रज़ा के ओ सॉरी जहाँ पर डॉक्टर माथुर के पास वही बंगाली पत्रकार प्रसेनजीत आता है, और वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पोजीशन को कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम इसके बारे में निश्चिंत रहो, तुम मुझे बस ये एक बार प्लान पूरा दे दो, जिससे कि मैं आगे कार्यवाही कर सकूं। और इसी के साथ इस वेब सीरीज़ और इस सीज़न का अंत होता है। तो आपको कैसा लगा वेब सीरीज़? इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।